आइए सुनते हैं कहानी चरसा का शेष भाग। उसे मालूम है बगैर रुपए पैसे के खेल में हारने वालों को खड़ा करके बाकी जीतने वाले 3-4 बार जोर से भंग गई भंग गई भंग गई कहते हैं। यह खेल वह बचपन से देख रहा है। हारने वाला भी जानता है कि भंगई कह देने भर से उसकी जात नहीं बदलेगी, लेकिन कोई ऐसा कह ना पाए, इस कारण सभी जी जान से जीत के लिए खेलते हैं, बेईमानी तक करते हैं। हार जीत के लिए लड़ाई झगड़े तक होते हैं कि कोई उसको भंगई ना बोल पाए। कितनी अजीब बात थी कि हारने वाला इस संबोधन के अपमान को रुपए पैसे की हार से भी बड़ा मानता है। एक जाति का संबोधन हारने वाले के लिए एक बड़ी सजा की तरह है। गांव के करीब जब वह तालाब बेड़ी से नीचे उतर रहा था, उसने देखा तालाब का पानी बिल्कुल सूख गया है। बेड़ी से नीचे उतरते ही गांव के बाहर फैले टपरे शुरू हो जाते हैं। यहाँ से गांव के लिए 2 रास्ते हैं। बाईं ओर के अर्धवृत्ताकार रास्ते से पहले आदिवासियों के कुछ टपरे पड़ते हैं, फिर राजपूतों के मकान हैं, फिर वही रास्ता दाईं ओर पलटता है तो बामन सेरी आ जाती है। आगे जाने पर हतई और फिर मंदिर के पास गांव का दूसरा सिरा, जहां नाले के पास पनघटिया कुआं है। इसी तरह दाईं ओर से जाने पर सबसे पहले भंगई मोहल्ला, फिर चमार मोहल्ला, फिर काछियों के मकान, कुछ अहीरों के, और बाईं ओर घूमते ही फिर बामन सेरी आ जाती है। बामन सेरी की ओर न पलटते हुए दाईं ओर चले जाओ तो फिर वही हतई वाला रास्ता मिल जाता है। ठीक इसी जगह पर जहां से 2 रास्ते अलग होते हैं, गांव के इस किनारे पर एक कुआं है, जो गांव में किसी समय रहने वाले महाजन परिवार का था, जिनका खंडहर हो रहा मकान अभी भी है, जिसमें कुत्ते और सुअरों ने अस्थायी निवास बना लिया है। इस कुएं में कभी पानी था जो राजपूतों के काम आता था। हालांकि भंगई मोहल्ले के ज्यादा नजदीक था, लेकिन महाजनों के कुएं में तो वे मरने की इच्छा के लिए भी झांक नहीं सकते थे, इसलिए बाईं ओर से फिर राजपूतों के लिए स्वतः ही उपयोगी हो गया। अब तो पिछले 2 वर्षों से सूखे ने इस कुएं पर कब्जा जमा रखा है। पहले तो उसने सोचा कि बाईं ओर वाले रास्ते से चला जाए, जहां से बामन सेरी होता हुआ आखिर में उसका मोहल्ला आ जाएगा, लेकिन उधर से जाने में ऐतराज उठेगा। ब्राह्मणों को ही नहीं, बाकी गांव वालों को भी ऐतराज होगा कि बिना कारण भंगई का छोरा बामन सेरी से क्यों निकला। कोई भी बामन 2 बात सुनाकर माजना उतार देगा, और एक बार इज्जत गई तो जिंदगी भर गांव में ऐसी किसी घटना पर लोग उसी का उदाहरण देंगे। मन मार कर वह दूसरे रास्ते से घर की ओर चल दिया। भाभी घर की छान की झाड़ू निकाल रही है। भाई जी घर नहीं है। 4 छोटे भाई बहन भाभी के आसपास दौड़ रहे हैं। उसने भाभी का उंगड़ा पेट देखा, उभरा हुआ है। उसका मन गुस्से और शर्म से भर गया। उसके बाप को और कोई काम नहीं है, जैसे जब चाहे चढ़ बैठता है। भाभी तो जैसे कुत्ते बिल्लियों की तरह बच्चे पैदा कर रही है, और एक भाई एक बहन अभी घर में है, बल्कि कहें भाभी की गोद में ही है। साला बच्चा गोद से नीचे उतरा नहीं कि अगला बच्चा गोद में दे। यार कैसी औरत है ये। कंडे थापने और बच्चा पैदा करने में कोई फर्क नहीं समझती है। फिर असली दुश्मन तो बाप है। दारू पीकर आएगा और ऊपर चढ़ जाएगा तो कैसे उतार पाए भला। भाभी हाथ की झाड़ू नीचे रखकर खुशी और अचरज से उसे देखने लगी। इतनी जल्दी वापस आए हो पछो पाए, असुकाई करत। भाभी ने उसके हाथ से बैग लेकर खूंटी पर टांग दिया। हाओ अभी थोड़ा दिन छुट्टी छे, उसने टालते हुए कहा। चलो अच्छो हो। भाभी खुश होकर बोली, फिर पलटते हुए पूछा, चाय लाऊं? और जवाब की प्रतीक्षा किए बगैर पीछे एक ढाली में चाय बनाने चली गई। वह भी भाभी के पीछे एक ढाली में आया तो देखा छत के आड़े को टेका देने के लिए लकड़ी की मोटी बल्ली का खंभा लगाया है, जिस पर कील ठोक कर एक तस्वीर लटका दी है मिथुन चक्रवर्ती की। तस्वीर जिस फ्रेम में लगी है वह टूटे आईने की है। टूटा हुआ शीशा फेंक कर खाली फ्रेम में मिथुन चक्रवर्ती की तस्वीर किसी अखबार से काट कर चिपका दी गई है। वह आगे बढ़ा और गुस्से में तस्वीर उतारी और पीछे का दरवाजा खोलकर बाहर रूखड़े पर फेंक दी। दरवाजा बंद करके वापस लौटने लगा तो उसने केशव के घर की ओर देखा। वह पीछे दीवार के पास आकर पड़ोस में केशव के घर झांकने लगा। कोई नजर नहीं आया तो उसने जोर से आवाज लगाई, केशव, ओ केशव। कोई प्रत्युत्तर नहीं आया तो वह भाभी से पूछने के लिए पलटा तो भाभी ने चूल्हे को फूंक मारते हुए जानकारी दी, कैसे तो नाई के छोरे के साथ महुए के पत्ते लेने गया है, पत्तलें बनानी है। तुझे शायद मालूम नहीं, बामण दाजी की डोकरी खुटी गई। 4 गांव की पंगत है, खूब पत्तलें लगेंगी। वह कुछ नहीं बोला। चाय पीकर वह फिर आगे मुख्य दरवाजे की तरफ न जाते हुए इसी पिछवाड़े का दरवाजा खोलकर बाहर खलिहानों की तरफ निकल गया।
उसे मालूम था केशव महुए के पत्ते लेने किस जंगल की तरफ गया होगा। घाट के ऊपर पटेल के खेत के पास महुए के बहुत सारे पेड़ हैं। उसने देखा केशव पेड़ पर चढ़ा है और पेड़ के ऊपर से पत्ते नीचे फेंक रहा है। कालू नाई का लड़का राजू नीचे खड़ा पत्ते इकट्ठे कर रहा है। पहले केशव ने उसे दूर से देखा और कुर्राटी मारकर खुशी से चिल्लाया। फिर राजू ने देखा तो उसने आवाज देकर बुलाया। वह करीब पहुंचा तब तक केशव नीचे उतर आया था। पहले तो उसने भी चाहा कि पत्ते समेटने में मदद कर दे, लेकिन फिर झिझक कर रुक गया। फिर राजू से पूछा, पलास के पत्ते क्यों नहीं लाया? गांव के पास बहुत मिल जाते। आजकल तो पत्तलें पलास के पत्तों की भी बनाते हैं। राजू हंसने लगा। उसकी हंसी में अजीब सा व्यंग्य था। बोला, 4 दिन शहर क्या हुआ या गांव की रीत भूल गया? तुझे मालूम तो है ना पंगत किसके यहाँ है? कहकर वह कुछ क्षण रुका, फिर खुद ही जवाब दिया, बामणदास जी के घर। 4 गांव की पंगत है, लायन देंगे। पहले ही बोल दिया कि बामण के घर की पंगत में पलास के पत्ते की पत्तल नहीं चलेगी। कहकर वह पत्तों को टाट के बोरे में भरने लगा। केशव ने राजू के पास एक ही थैला देखा तो पूछने लगा, इतने सारे पत्ते एक ही थैले में कैसे जाएंगे? घर से 2 थैले लाना चाहिए था ना। इस बात पर राजू सिर हिलाकर बड़बड़ाने लगा। फिर उसने बताया कि घर पर 2 थैले तो हैं, लेकिन कल एक थैला बद्री भाई ले गए थे शुक्ला लाने के लिए। कहने लगे ढोर भूखे हैं, किरसान के लिए ढोर तो देवता हैं। वो जो थैला ले गए आज तक वापस नहीं किया। घर पर डोकरा अलग गुस्सा कर रहा है कि वे लोग किरसानी करते हैं तो क्या हम भंगई पड़ा करते हैं? आगे केशव ने उसकी बड़बड़ाहट नहीं सुनी। वह चौंक कर उसको देखने लगा। हालांकि इस तरह जाति को लेकर की गई टिप्पणियों का गांव में कोई बुरा नहीं मानता है। यह गांव की बोली में घुली मिली चीज है, लेकिन केशव यह भी जानता है कि किशन को ऐसी बातें जल्दी चिपक जाती हैं, जैसे किसी ने डाव लगा दिया हो, गरम गरम चिमटा चौंटा दिया हो। उसका ध्यान बटाने के लिए केशव उसके करीब आ गया। उसने किशन के कंधे पर हाथ धरा और लाड़ में आकर उसकी कमर में हाथ डाल दिया। राजू ने थैले का मुंह बांधा और पीठ पर रखा और चल दिया। दोनों ने उसको चलते रहने का संकेत किया कि चलते रहो, हम लोग आराम से आएंगे। सहसा उसको याद आया, केशव तूने सुबह दफ्तर में फोन किया, फिर बाद में क्यों नहीं किया? वह चलते चलते ठिठक गया। मुझे लगा तू इतने में समझ जाएगा। घड़ी घड़ी बनिए की दुकान पर जाने से क्या मतलब? केशव ने उसके कंधे को हल्के से धक्का देकर चलते रहने का संकेत किया। दोनों फिर चलने लगे। वह सिर्फ सिर हिलाकर रह गया। फिर चलते हुए वह रुका और नीचे झुककर उसने महुआ का फूल उठाकर मुंह में रख लिया। फूल की मिठास जुबान से फिसलकर गले की तरफ रेंग गई। उसने केशव के कंधे पर फिर से हाथ रख दिया, जिसके हाथों में अभी भी महुए का पत्ता है। डोकरी कब कल मरी? सहसा उसने केशव से पूछा। तुझे किसने कहा कि कल मरी? केशव ने सिर को थोड़ा तिरछा करके उसकी ओर देखते हुए पूछा। तेरा फोन और तार कल ही तो आया। उसने केशव के कंधे से हाथ हटाते हुए जवाब दिया। फोन से क्या होता है? डोकरी तो तेरे जाते ही निपट गई थी, और सविता उसी दिन दाह संस्कार से पहले आ गई थी। कल तो 13वीं है। केशव सपाट स्वर में बोला, वरना पत्तल दोने बनाने के लिए इतने दिन पहले पत्ते लेने आ जाते। क्या? वह सहसा चीख पड़ा। तूने मुझे इतने दिनों बाद खबर की? तू जानता है मैंने एक एक दिन कैसे काटे, किस तरह तेरे फोन का तेरे तार का रास्ता देखा है। मैं तो तभी आ जाता। आवेश में वह चलते चलते रुक गया। केशव 2 कदम आगे चलकर रुक गया, फिर बहुत इत्मीनान से उसकी ओर देखते हुए बोला, जल्दी आकर तू यहाँ क्या उखाड़ देता? मिलता उससे और क्या? अब उसके स्वर में कुड़न आ गई थी। कैसे मिलता? तू इस गांव में नवादा है क्या? अभी राजू ने क्या गलत कहा कि 4 दिन शहर में रहा तो गांव की रीत भूल गया? केशव थोड़े रोष में उलाहने के स्वर में बोला, तुझे मालूम तो है ना किस घर में सोओगे? फिर खुद ही जवाब दिया, पंडित दीनानाथ शास्त्री के घर। पूरे गांव को सोग मनाने का हुक्म है। उसके घर से तो 10 तक कोई औरत घर के बाहर क्या बैठक में भी नहीं आ सकती है। मिलना तो दूर, देखना मुश्किल है। गांव में रेडियो टेप सब बंद हैं। उनके घर के आगे तो चिड़िया भी चहचहा कर नहीं निकल सकती है। लेकिन खबर तो करता। वह फिर उसी टेक पर आ गया। इसीलिए नहीं की। 8-10 दिन गांव में फालतू पड़ा रहता। उधर नई नौकरी से इतनी छुट्टी मिलती क्या? फिर वह सहसा मुस्कुराने लगा और बोला, धेला का चरसा और उसके लिए तू 100 रुपए की भैंस मारेगा? मैं कहाँ नौकरी छोड़ रहा हूं, उसने प्रतिवाद किया। फिर बोला, और तू सविता को चरसा मत बोल। क्यों? उसकी देह पर चमड़े की जगह प्लास्टिक है क्या? केशव हंसकर बोला,
कम से कम धेले का चरसा मत बोल। उसने फिर प्रतिवाद किया। धेले का नहीं तो फिर कितना, तू ही बता। केशव उसकी आंखों में झांकते हुए बोला। साले दर्जी, धेले कौड़ी से आगे सोचेगा। थोड़े गुस्से के बाद वह मुग्ध भाव से बोला। अनमोल है वह। क्या अनमोल है उसमें? केशव मुंह बिचकाकर बोला। बामन का चमड़ा है, यही अनमोल है। अब उसके चेहरे से मुग्ध भाव नदारद था और उसकी बातों में थोर के कांटे जैसा पैनापन आ गया था। वह रुक गया। केशव ने देखा उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान है। तत्काल वह सहज भी हो गया। बोला, कुछ जुगाड़ कर, मिला दे उससे। केशव पलट कर रुक गया था। उसकी ओर देखते हुए बोला, आज 12वां है, शायद 13वीं तक कभी उसको घर से निकलने का मौका मिल पाए। कहकर बिना यह देखे कि वह आ रहा है या नहीं, केशव पलट कर चल दिया। कुछ देर वह चुपचाप खड़ा रहा, फिर वह भी उसके पीछे पीछे चल दिया। केशव की बात बहुत व्यावहारिक और उचित थी, लेकिन भावुकता ऐसी बातों के पास कहाँ ठहरती है। घर तक दोनों चुपचाप आए। घर के निकट आकर केशव घर में दाखिल होने से पहले उसकी ओर पलटकर बोला, शाम तक उसका रास्ता देख, मैं उसको खबर भेजने की जुगत करता हूं, शाम को मिलेंगे। कहकर वह अपने घर चला गया। वह घर के भीतर आया। पीछे की एक ढाली में, जहां कोने में चूल्हा है और दूसरे कोने में एक खटिया बिछी है जिस पर गोदड़ी पड़ी है, उसने गोदड़ी को लपेट कर एक और सरका दिया और नंगी खटिया पर लेट गया। पता नहीं केशव उसे कैसे खबर करेगा और वह कब आएगी। भाभी की पुकार पर उसकी निद्रा टूटी। रोटी खाने के लिए बुला रही है। टीन के पतीले से दाल निकाल कर कटोरी में डाली और टीन की तश्तरी में रोटी रख दी। बहुत अनिच्छा से खाकर वह उठा। इसी बीच भाभी ने उससे बात करने की कोशिश की, जिसे वह बस हुंकारा देकर सुनता रहा। भाभी कुछ देर तक अपनी कमर पर हाथ रखकर उसे देखती रही, फिर तनिक रोष और व्यस्तता के साथ आगे के कमरे में चली गई। वह वापस नंगी खटिया पर आकर सो गया। इस बार नींद ने मुरव्वत नहीं की। अंधेरा होने को आया तब उसकी नींद खुली। वह घबरा कर उठा। उसे खुद पर गुस्सा भी आया। कैसे सो गया भला वह आकर चली तो नहीं गई, लेकिन वह आती तो दीवार के दूसरी तरफ से हमेशा की भांति कोई बर्तन बजाती। इसका मतलब है कि वह नहीं आई। वह उठकर दीवार तक आया और केशव को आवाज लगाई। केशव आगे के कमरे से निकलकर पिछवाड़े आ गया। उसके पूछने से पहले ही इनकार में गर्दन हिलाने लगा। बोला, कोई जुगत नहीं बैठी, रात को राजू के साथ जाऊंगा, सामने पड़ी तो इशारा कर दूंगा। कहकर उसने लोटा उठाकर पानी भरा और उससे बोला, चल टट्टी बैठने चलते हैं, वहीं बैड़ी पर बातें करेंगे। उसने सिर हिलाया और पास पड़े टीन के टामलोट में पानी भरकर हाथ में थामा और पिछवाड़े के दरवाजे से बाहर आ गया। उसको केशव का साथ हमेशा से अच्छा लगता है। दोनों ने एक साथ ही बीए किया था, फिर केशव ने पढ़ाई छोड़ दी और उसने एमए किया। दोस्ती पर जुड़ाव की ऐसी सिलाई लगी कि कोई भी रापी इसे काट नहीं पाई। उसने केशव से कई बार कहा कि वह पीएससी करे तो डिप्टी कलेक्टर आराम से बन जाएगा। वह पढ़ाई में उससे भी तेज था। सहसा चलते हुए उसने केशव से कहा, मैं सोचता हूँ पिछवाड़े इतना लंबा चौड़ा हिस्सा खाली है, वहां एक छोटा सा लैट्रिन रूम बना दिया जाए। फिर ऐतराज में केशव का मुंह खुलता देख तुरंत बोल उठा, अब तो फिर से मेरे शहर जाने को मत कोसना यार, हम लोग शहरी चौंचलों के नाम पर कब तक हर सुविधा से परहेज पालते रहेंगे। केशव ने क्षण भर उसकी ओर देखा, फिर मुस्कुराकर बोला, अपने बाप से पूछ लेना, हाँ कर दे तो मुझे भला क्या ऐतराज होगा। दुनिया बदल रही है केशव, छोटी हो रही है। उसने उसकी मुस्कुराहट पर कुड़ते हुए कहा, किधर बदल गई है भाई? मेरा बाप कल भी दर्जी था, आज भी है। तेरा बाप कल भी चरसा का काम करता था, आज भी करता है। केशव ने हंसकर कहा। कुछ क्षण चुप रहकर किशन की ओर बगैर देखे फिर कहा, तुझे याद है किशन, एक बार गांव में बीमारी फैली थी, भंगई मोहल्ले से लेकर चमार टोले और फिर अहीर मोहल्ले तक पहुंच गई थी, लेकिन बामन सेरी और राजपूत मोहल्ले बचे रह गए थे। इस बार लगता है बीमारी उधर के मोहल्ले से अंदर आई है। कहकर वह हंसने लगा। फिर अंधेरे में पानी के डबरे से बचते हुए आगे बढ़ा और बोला, बामन दादी का घर तो छोड़, वह तो बड़ा घर है, लेकिन रामेश्वर दादाजी मंदिर के पुजारी ना होते तो भीख मांगने की नौबत थी। न गांव में घर, न जंगल में खेत, उनकी औलाद को भी नहाने के लिए साबुन चाहिए। यार तू साबुन में से कुछ ज्यादा ही झाग निकाल रहा है, वह हंसकर बोला। लेकिन तू ये बता, चलते हुए वह टामलोट को इस हाथ से उस हाथ में लेते हुए बोला, तुझे ये अचरज नहीं होता कि इस गांव में साबुन मिलने लगा है?
इस बात का अचरज नहीं होता कि गणेश उत्सव पर भुसावल से रांडे बुलाने के लिए न केवल जवान छोरे बल्कि कई बूढ़े भी इनकार कर गए थे कि ये रांडे पुराने गानों पर पुरानी चाल से नाचती हैं, सनीमा जैसा नहीं नाचती हैं। बेड़ी आ गई थी। केशव उभरी हुई चट्टानों पर ऐसी जगह बैठ गया जहां से किशन उसे धुंधला सा नजर आता, लेकिन आवाज साफ सुनाई देती रहे। नंगे दिखने का संकोच भी ना रहे और बातों की सुविधा भी रहे। बीमारियां घर देखकर नहीं आती हैं, अब इस भ्रम में मत रहना, उसने चट्टान के पीछे से ऊंची आवाज में कहा। मोट रेहट को पुराना कहकर डीजल पंप आए, फिर वो भी पुराने पड़े और बिजली पंप आए तो डीजल पंप कचरे में चले गए। अब बिजली कब तक टिकती है देखना, नहीं तो भूखे मरने की नौबत है। क्या करोगे तब? केक खाकर दिन काटेंगे, केशव उधर से हंसकर बोला। दोनों हंसने लगे। रात के करीब पहुंच चुकी शाम के अंधेरे में दोनों की हंसी चट्टानों से फूटती हुई लग रही है। कुछ देर चुप रहकर वह गर्दन घुमाकर केशव की ओर अंधेरे में घूरता हुआ बोला, रात को कब जाएगा बामण दाजी के घर? तू धीरज रख, मैंने राजू को बोल रखा है, मेरे बगैर नहीं जाएगा, केशव की आवाज आई। तू जानता है कितने दिन हो गए, उसको देखा भी नहीं है, उसने उदास आवाज में कहा। कुछ देर चुप्पी रही। फिर जब केशव बोला तो उसकी आवाज एकदम बदली हुई थी। किशन, कभी कभी मुझे बहुत डर लगता है, पता नहीं क्या होगा। क्या होगा? क्या कर लेंगे वो लोग? अंधेरे का लाभ उठाकर बहुत साहस के साथ बोला वह। कुछ देर खामोशी रही। उसे केशव के पौंध धोने की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। कुछ देर बाद वह पाजामे का नाड़ा बांधते हुए उसके पास आ गया। तब तक वह भी निवृत्त होकर उठ खड़ा हुआ था। कुछ देर तक केशव खड़ा उसे घूरता रहा, फिर बोला, तेरा बाप भी ऐसी सफाई से जानवरों की खाल नहीं खींचता होगा, ऐसी सफाई से तेरी खाल खींचकर वे लोग तेरे बाप के हाथ में दे देंगे। कहकर कुछ क्षण वह रुका, फिर चल पड़ा। तुझे मालूम है देश आजाद हुए कितने साल हो गए? वह व्यंग्य से बोला। मालूम है, 30 साल से ज्यादा हो गए। केशव भी वैसे ही व्यंग्य से बोला। लेकिन उधर दिल्ली में आजाद हुआ है, इधर अपने गांव में नहीं। फिर उसे समझाते हुए ऐसे बोला जैसे धमका रहा हो, मिर्ची की ऐसी धूनी देंगे कि तेरा ये इश्क का भूत ना घड़ेक में उतर जाएगा। जामली का 5 आंकड़े बड़वा दाजी भी भूत नहीं उतार पाए, ऐसा शर्तिया उतारेंगे। कहकर वह हंसने लगा। वह कुछ नहीं बोला। झुंझलाकर पैर की ठोकर से जमीन पर पड़े पत्थर को दूर उछालने की कोशिश की। पत्थर थोड़ी दूर लुढ़क कर रह गया। फिर जैसे केशव उसके नजदीक आकर उसे समझाने वाले ढंग से बुजुर्गों की तरह बोला, कृष्णा, छोटो दग्गड़ गांड पहुंचड़े। फिर लोकोक्ति का विस्तार करते हुए बोला, लोगों की निगाहों में छोटे पत्थर की बस यही बखत है, पहुंचकर फेंक दिया। कहते हुए उसने अपना पैर डबरे में पड़ने से बचाया, लेकिन खुद को खिन्नता के रुखड़े पर गिरने से नहीं बचा पाया। दोनों चुप हो गए। चांद दूर महुए के पीछे से निकलकर अब बैड़ी के ऊपर आ गया था। बैड़ी पर पूरे चांद की रोशनी फैल गई। दोनों नीचे उतरने लगे। नीचे रास्ते के पहले दाईं ढलान पर बैल का कटा हुआ सिर पड़ा है। निश्चित ही इस बैल की खाल उतरी हुई देह का पिंजर भी कहीं पड़ा हुआ होगा। उसे मालूम है, खाल खींचने से पहले जानवर का सिर काटकर अलग कर देते हैं। बैल का मुंह खुला हुआ है, दांत बाहर नजर आ रहे हैं। उसने पलट कर केशव से कहा, इस बैल को देख, खुला मुंह कैसा लगता है, जैसे हंस रहा हो। जानवर हंसते हैं क्या? नहीं यार, मरते समय दर्द या चीख के मारे मुंह खुला रह गया होगा। केशव ने एक नजर बैल के कटे हुए सिर पर डाली और कहा, तो क्या पीड़ा की बढ़त में चेहरा हंसता हुआ हो जाता है? अचरज से उसने कहा और चुप हो गया। केशव ने भी कोई जवाब नहीं दिया। बैड़ी से नीचे उतरते ही गांव के रास्ते पर दोनों ओर रूखड़ों की कतार शुरू हो जाती है। गांव के अधिकतर लोगों के घर का गोबर, पूंजा और कचरा वे अपने अपने रूखड़ों पर डालते हैं। बाद में यही कचरा खाद की तरह खेतों में चला जाता है। इन्हीं रूखड़ों के किनारे पर कुछ औरतें टट्टी बैठ रही थी, जो इन दोनों को देखते ही खड़ी हो गई। इन दोनों ने भी उन औरतों की ओर नहीं देखा और ना औरतों ने इनकी ओर नजरें उठाई। यह गांव का अलिखित और अघोषित कायदा है। दोनों खामोशी से इतने निष्प्रह होकर चलते रहे जैसे औरतों की वहां उपस्थिति की उन्हें खबर ही ना हो। ऐसी तल्लीनता और निष्प्रहता बताना भी जरूरी है। वे दोनों निकले जब तक औरतें अपने अपने लोटे को घूरती रहीं। उन दोनों के थोड़ा आगे निकलते ही औरतें फिर बैठ गईं। फिर घर तक दोनों चुपचाप आए। पिछवाड़े से घर में दाखिल होकर वह कोने में रखे तपेले से पानी निकालकर राख से हाथ धोने लगा। फिर पैरों पर पानी डालकर वह भीतर कमरे में आया तो देखा
भाईजी खटिया पर बैठा है और हाथ में एल्यूमिनियम का मैला सा गिलास है जिसमें निश्चित ही महुए की शराब है। वह फिर उस कमरे से निकलकर पिछवाड़े आ गया। चूल्हा लगभग ठंडा पड़ा है, यानी भाभी खाना देर से बनाएगी। उसने टीन के पतीलों और तश्तरियों को देखा तो तय किया कि अगली बार शहर से स्टील के कुछ ढंग के बर्तन ले आएगा। फिर वह खुद ही बुझ रहे चूल्हे को लकड़ी से खकोड़ने लगा और चाय बनाने के लिए पतीली में पानी डाला। तभी भाभी भीतर से आ गई। भाभी ने उसके हाथ से पतीली लेकर उसे झिड़का। क्या मुझे नहीं कह सकता था? वह कुछ नहीं बोला। वहां से उठकर फिर से खटिया पर आ बैठा। भाभी ने चाय बनाकर दी तो चाय पीते हुए उसने सोचा कि भाभी के लिए अगली बार एक आध लुगड़ा ले आएगा। चाय पीकर वह उठा और उसी पिछवाड़े के हिस्से में आ गया। बिखरे कुपड़ों से बचते हुए वह दीवार के करीब आकर दूसरी तरफ केशव के घर में झांकने लगा। केशव पिछवाड़े ही था। अपनी भाभी से चाय बनाने के लिए गरज कर रहा है। उसकी भाभी उसे चाय की अपेक्षा दूध पीने का आग्रह कर रही है। चाय पीकर क्यों कलेजा जलाता है? दूध पी ले, कहकर केशव की भाभी पतीली धोने खुले में आ गई। केशव भी उसके पीछे आया और उसको देखकर दीवार के करीब आ गया। दूध ही बनाऊंगी, इसमें बोर और बीटा डाल दूंगी, बदन को ताकत मिलेगी। केशव की भाभी ने एक तरफा निर्णय के साथ लालच भी दिया। उसे बोर और बीटा पर आश्चर्य नहीं हुआ। निमाड़ी में और के लिए न का उच्चारण है, जैसे चाय और दूध के लिए चाय न दूध। इसी तर्ज पर उसकी भाभी बोर्नविटा को बोन न विटा और फिर बोर और विटा के संशोधन तक ले आई थी। उसने तो केशव के कंधे पर हाथ मारा कि आखिर बोर्नविटा इस टपरे में दाखिल हो ही गया। केशव हंसने लगा। उसकी हंसी जैसी हंसी। केशव की भाभी ने दूध का कप लाकर केशव को थमा दिया। यह गांव का एक अघोषित और अलिखित शिष्टाचार है जो जातीय सूत्रों से मिलता है। केशव की भाभी ने उससे पूछने की जरूरत भी नहीं समझी। केशव ने हाथ में कप ले लिया, लेकिन दूध पीने की अपेक्षा उसे दीवार पर रख दिया। केशव अपनी भाभी की तरह मुरव्वत नहीं तोड़ पाया। तू घर ही रहना, मैं अभी आकर बताता हूँ, कहकर केशव ने कप उठा लिया। वह वापस पलट गया। केशव पलटकर भीतर चला गया। वह भी पलटकर भीतर जाने लगा तो बेख्याली में उसका पैर राख ढके गूं के कोयड़े पर पड़ ही गया। झल्लाकर वहीं खड़ा हो गया। फिर लंगड़ाता हुआ वह पीछे दरवाजे के पास रखे मटके से पानी निकालकर पैर पर डालने लगा। साथ ही पैर को पत्थर पर रगड़ता भी जा रहा था। पैर धोकर वह सावधानी से भीतर आया। भाभी खाना बनाने की तैयारी कर रही है। वह खटिया पर लेट गया। पता नहीं कितनी देर तक इस तरह लेटा रहा। जब भाभी ने उसे खाने के लिए उठाया तब उसे मालूम हुआ कि वह लेटे लेटे एक झपकी ले चुका है। भाभी ने कांच की एक बोतल में घासलेट भरकर ढक्कन में छेद करके एक बत्ती खोस दी थी, वही जल रही है। दाल, रोटी और प्याज के टुकड़े। ऐसा नहीं है कि खाने में स्वाद नहीं है, लेकिन उसका मन उचट रहा है। जल्दी से खाना खाकर उठा और फिर खटिया पर बैठ गया। पता नहीं कब आकर केशव आवाज दे दे। उसने सोचा खटिया इस तरह ढलवा छत से बाहर निकालकर पिछवाड़े की खुली चार दीवारी में डाल दे। वहां से केशव की आवाज साफ सुनाई दे जाएगी। फिर उसे अपनी नासमझी पर हंसी आई। पिछवाड़े में और इस ढलवा छत वाले बगैर दरवाजे के हिस्से में दूरी कितनी है? यहां भी आसानी से आवाज सुनाई दे जाएगी। भाभी और बच्चों ने खाना खाया और भीतर चले गए। भाईजी अभी खाना खाने की स्थिति में नहीं थे। वह पीछे अकेला रह गया। इतनी देर हो गई, अभी तक नहीं आया। उसे केशव पर गुस्सा आने लगा। साला पायड़ा कहीं दारू पीने ना बैठ गया हो। किसी ने हाथ पकड़ा कि बैठ, नाक ले जरा सी, तो नाकने बैठ गया होगा। वह कुड़ने लगा। तभी दीवार के पास आहट हुई। वह दौड़कर दीवार के करीब पहुंचा। केशव था। उसने धीरे से कहा, डोकरी को लेकर डोकरा पटेलदार जी के घर गया है, जल्दी से बात कर ले। इतना कहकर आगे के कमरे में चला गया। वह धीरे से चलती हुई दीवार के करीब आई। चांद की रोशनी में उसने देखा, बगैर बिंदिया और श्रृंगार के सादी सी सूती साड़ी में उसका लावण्य चांदनी का मोहताज नहीं था। उसे मालूम है कि गमी के घर में स्त्रियां श्रृंगार नहीं करती हैं, बिंदिया नहीं लगाती हैं और साधारण साड़ी पहनती हैं, लेकिन यह अनिवार्यता विवाहिता स्त्रियों के लिए है। सविता को यह सब करने की क्या जरूरत है? हालांकि उसके पतले और गोरे हाथ चूड़ियों के बगैर भी बहुत मोहक लग रहे हैं। एक हाथ उसने दीवार पर रख दिया। लंबे बालों को खींचकर उसने जूड़े की शक्ल में बांध लिया था। हीरे की एक लौंग उसकी नाक पर चमक रही है। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में डर तो नहीं, लेकिन एक किस्म की जल्दी और आकुलता है। उसके गोरे चेहरे से दुख का पीलापन अब झरने लगा है।
सविता ने हाथ दीवार पर रखा है जहां पहले ही चांदनी रखी थी। सविता का हाथ जैसे अब चांदनी पर रखा था, लेकिन चांदनी सविता के हाथ पर है। उसने अपना हाथ सविता के हाथ पर धर दिया। उसने जब दीवार पर अपना हाथ रखा तो लगा दीवार की छावन गीले और गर्म हाथ में बदल गई है। बेसाख्ता उसने अपना हाथ खींच लिया। पल भर के लिए बेसाख्ता खींच लिए गए हाथ को लेकर उसे लगा जैसे दिमाग के बजाय स्वयं हाथ ने निर्णय ले लिया हो वहां से हटने का। दिमाग द्वारा सोचे जाने से पहले हाथ द्वारा स्वयं हटने का सोचना याद करते हुए वह बचपन के उस गोशे में चला गया जहां ब्राह्मण सेरी की सुंदर और सजी धजी लड़कियां सिर पर जवारे लिए नदी में खमाने के लिए समूह में जा रही थीं। वे गणगौर पूजा के दिन थे। गणगौर की पूजा के दिनों में जवारे बोने के बाद पूर्णिमा को कुंवारी लड़कियां उन्हें नदी के पानी में सिराने के लिए जाया करती हैं। उन जाती हुई लड़कियों के पीछे तमाशाई बच्चों के झुंड में वह भी शामिल था। पता नहीं क्या था उनके पास कि उनके झुंड से एक अलौकिक सी गंध पीछे छूटती जा रही थी, जो पीछे चल रहे भंगई मोहल्ले के बच्चों को खींचती जा रही थी। उसे लगा वह उनके ब्राह्मण होने की गंध है। रंग बिरंगे रेशमी कपड़ों में लिपटी ब्राह्मण लड़कियों की देह से ऐसी गंध हमेशा फैलती रहती है, बौरा देने वाली गंध, भरमाने वाली गंध, जो उन लड़कियों के ब्राह्मण होने के कारण ही उसे खींचती रहती है। ब्राह्मण लड़कियों को देखकर वह अक्सर सोचता था, इन लड़कियों को कौन बनाता है? यदि इन्हें भगवान बनाता है तो भंगई लड़कियों को कौन बनाता है? अचानक जाने क्या हुआ कि एक लड़की उसकी तरफ देखकर मुस्काई तो वह मंत्र मुग्ध सा उसके पीछे लगभग हाथ भर की दूरी पर चलने लगा, चलते हुए जैसे उसने सैकड़ों फूलों के भीतर अपनी नाक उतार दी हो। पूरे शरीर को पार करती वह बेकाबू इच्छा उसके हाथ में उतर आई कि वह उसे छू दे, और उसके हाथ भर का फासला तेजी से पूरा करते हुए उसने उसके हाथ को छू दिया। बस छूना भर था कि वह चीखी, और फिर तो वो बवाल मचा। उसके साथ की लड़की ने इतनी बेकदरी से दुत्कारा जैसे कि लोग गीदे हुए कुत्तों को दुत्कारते हैं। उसके बाद वह लड़कियों के झुंड से नहीं, गणगौर के लिए नदी किनारे आई भीड़ से ही अलग हो गया था। लड़कियां नदी में जवारे खमा रही थीं और वह उस वेगवती नदी के बहते पानी को किनारों से टकराता देखता रहा था। बाद इसके दूसरे दिन स्कूल में ब्राह्मण सेरी के लड़कों ने उसको जम के पीटा था। उस दिन की पिटाई ही थी कि उसके भीतर एक ऐसा भय भर गया था कि वह ब्राह्मण लड़की की तो छोड़िए, उसके घर की दीवार की छां तक को छूने में डरने लगा था। या कहें बामणों की छावली भी नहीं दाबी, बल्कि उसकी छाया से डरने लगा। यूं तो कॉलेज में एक आध दफा ऐसा क्षण उपस्थित भी हुआ कि वह सविता के हाथ को छू दे, लेकिन तुरंत उसके भीतर वह पुरानी और भूली हुई दुत्कार जाने वाली कहां से उठकर गूंज गई थी, समझ नहीं आया। अभी भी सविता के हाथ पर बिसरे भूले में रख दिए गए अपने हाथ के साथ वही अनुगूंज फिर से शरीर के कतरे कतरे में गूंज उठी थी। बहुत मुश्किल से समय निकाल कर आई हूं। चांदनी की सतह पर उसका चेहरा थरथरा रहा था। मैं मुश्किल से तो नहीं, लेकिन दूर से आया हूं, वह धीरे से बोला। दादी की मौत का जानकर बड़ा दुख हुआ। ओह हाँ, वह इस तरह चौंकी जैसे उसे याद आया हो कि उनके बीच यह औपचारिकता तो बाकी थी। बहुत याद आती है, अनायास वह बोली। किसकी? वह चौंक पड़ा। वह चुप रही। वह समझ नहीं पाया कि यह बात उसने दादी के बारे में कही या उसको कह रही है। और सुनाओ, पढ़ाई शुरू कर दी? वह औपचारिक जिज्ञासा से सहसा पूछने लगी। नहीं, अभी शुरू नहीं की है, मैं अगली बार फॉर्म भरूंगा, उसने उस जिज्ञासा की उंगली पकड़कर आगे बढ़ाते हुए कहा। तुम सुनाओ, फॉर्म तो भर दिया होगा, पढ़ाई शुरू की या नहीं? फॉर्म तो भर दिया है, बस पढ़ाई शुरू नहीं की है। किताबें जरूर खरीद ली हैं। वैसे सुना है इस बार सिलेबस थोड़ा कम कर दिया है, बहुत सा कोर्स संक्षिप्त किया है। वह उसी तरह भटकी हुई आवाज में खुरदुरी दीवार को घूरते हुए बोली। यह तो अच्छी बात है, वह उसको खुश करने के लिए मुस्कुराते हुए बोला। हाँ, अच्छा तो है, जितने भंगई मरे उतनी चीत टली, वह खोए हुए स्वर में बोली। वह सकते में आ गया। उसने देखा सविता के चेहरे पर यह खबर कहीं नहीं थी कि वह क्या बोल गई है। उसके मन में यह विचार फिर मजबूत होने लगा कि सवर्णों के सिर्फ विचार बदलते हैं, संस्कार नहीं। कुछ चीजें तो इनके खून में घुल मिल गई हैं। क्या करते हो वहां दिन भर? वह अचानक सिर उठाकर उसकी ओर देखने लगी। तुमको याद करता हूँ दिन रात, वह हंसकर बोला। हालांकि यह सच है, लेकिन उसकी हंसी ने उसे मजाक की तरह मोड़ दिया। रात को सोते नहीं हो? सविता के चेहरे पर मुस्कान आते आते रह गई। सोते हुए तो तुमसे मिलता हूँ, कल भी सपने में आई थी।
वह उसके नेल पॉलिश पर उंगली फिराता हुआ बोला। उसकी उंगली हल्के से कांपी। क्या था सपना? उसके चेहरे पर एक ठंडी उत्सुकता थी। वह चुप हो गया, फिर उसकी नेल पॉलिश को सहलाना बंद करते हुए बोला, बहुत भयानक सपना था। मुझे खुद पर अचरज हो रहा था। मैं सपने में भी अचरज में था। अच्छा, क्या हुआ सपने में, बताओ? उसके स्वर का ठंडापन पिघला। उसने बता दिया। क्षण भर के लिए जैसे वह स्थिर हो गई, फिर हंस पड़ी। तुम पीएससी में इतिहास लेकर बैठ रहे हो ना? वह हंसते हुए बोली। यही तुम्हें तंग कर रहा है? तो तुम बचाओ मुझे इतिहास से। वह मुस्कुराकर बोला। सच पूछा जाए तो मैं ही बचा सकती हूँ तुम्हें। सविता भी अजीब अर्थपूर्ण ढंग से मुस्कुराकर बोली। फिर सहसा जैसे वह चौंक गई। मैं चलूं? बहुत समय हो गया, घर पर मेरी खोज शुरू हो जाएगी। लेकिन इतनी जल्दी? वह किंचित घबराहट में बोला। बड़ी मुश्किल से तो तुम आई हो। तुम्हें क्या पता तुमसे मिलने के लिए कितने जतन करने पड़ते हैं। अब मैं तो तुम्हारे घर आ नहीं सकता हूँ। तुम तो रुको कुछ देर। क्यों नहीं आ सकते? उसकी बड़ी बड़ी आंखें और फैल गईं। उसे सविता के प्रश्न पर अचरज हुआ। इस प्रश्न के जवाब में उसके लिए अपमान छिपा है। सविता जानती है कि वह क्यों नहीं आ सकता है। क्यों नहीं आ सकते? उसने प्रश्न दोहराया। फिर बोली, तुम्हें आना चाहिए। अब तक वह संभल गया था। मजाक का सहारा लेकर बोला, आ जाऊंगा, लेकिन खाली हाथ नहीं लौटूंगा। सविता के चेहरे पर तनाव दरक आया था। वह भी मुस्कुराकर बोली, हमारे घर से आज तक कोई खाली हाथ नहीं लौटा है। वह सहसा सविता को ध्यान से देखने लगा। उसके स्वर में दर्प नहीं था और चेहरा भी देवताओं की मूर्तियों की भांति निर्विकार है, जहां से कुछ भी पढ़ना असंभव है। वहां सिर्फ मन चाहे अर्थ निकालने की मोहलत है। फिर वह मुस्कुराई और बोली, अधिकार के लिए सबसे पहले याचना को खारिज करना पड़ता है, वरना दूरियां अनंत लगती हैं। तो मैं आज आऊं? उसने याचना को खारिज करने का मन बनाया तो संदेह को सवाल में उतार दिया। आज नहीं, कल। कल तक मेहमानों की भीड़ खत्म हो जाएगी। अब सविता का चेहरा आमंत्रण देती गंभीरता से भरा लगा। वह चुप रहा तो वह फिर बोली, यह मत समझो कि मेरा यहाँ आना भी कोई आसान है, लेकिन मुश्किलें बताना भी मुझे उपकार जताने की तरह लगता है। भय और खतरा कम ज्यादा करके मत देखो, यह दोनों जगह है। कहकर वह चुप हो गई। तो मैं कल आऊंगा। उसने अपनी हिचक को निर्णय की तरह सुनाया, लेकिन आवाज ने आशंका को पकड़े रखा। तुम चिंता मत करो। सविता ने उसकी आशंका को दुत्कारा। सहसा वह हंसने लगी। ऐसा कमाल वह नहीं दिखा पाया। वह चुप रहा तो सविता बोली, कल 13वीं की पंगत 10 या 11 बजे तक निपट जाएगी। तब तुम आना, मैं छत पर रहूंगी। तब तक तो सभी सो जाते हैं। उसने इस बार बहुत सावधानी से बात सुनी और चेहरा पड़ा, लेकिन इस बार भी उसे असफलता हाथ लगी। वह समझ नहीं पाया कि यह आश्वासन है या सूचना भर। सविता की हंसी उसे हमेशा भ्रमित करती है। फिर भी उसने तय किया कि वह इस हंसी की चुनौती स्वीकार करेगा और जाएगा। उसने देखा सविता का चेहरा फिर भावहीन है। कुछ देर पहले की हंसी भी उसके चेहरे से उखड़ गई है। वहां हंसी नहीं है तो कोई दुख या खिन्नता भी नहीं है। तभी कोई आहट हुई। मैं चलती हूँ, कल रात आना। कहकर वह पीछे के दरवाजे से यह जा वह जा। वह दीवार के पास चुपचाप खड़ा रह गया। चांदनी वह दीवार पर ही छोड़ गई थी। अब उसका हाथ खुरहुरी दीवार पर रखा था, खाली खाली सा। चांदनी अब उसके हाथ पर है। चांदनी को किसी के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसका हाथ वैसा नहीं दमक रहा है जैसा सविता का हाथ दमक रहा था। तभी चांदनी में केशव प्रकट हुआ। एकाएक, गई क्या? डोकरी आने वाली है। कहते हुए यह देखकर वह आश्वस्त हो गया कि वह चली गई है। वह दीवार से हटकर एक ढाली में आकर खड़ा हो गया। फिर खटिया पर बगैर कपड़े बदले लेट गया। वह जानता है कितनी भी कोशिश कर ले नींद नहीं आएगी। नींद की कोशिश में वह उठकर टहलने लगा। फिर सहसा रुक गया और खटिया के पास की दीवार के ताक में रखी महुए के शराब की मटमैली सी बोतल निकाल लाया। चूल्हे के पास से एक कप उठाकर उसने एक कप शराब पी और बोतल वापस रख दी। जब वह खटिया पर लेटा तो उसे लगा कि महुए की तरलता ने उसका काम आसान कर दिया। सुबह जब नींद खुली तो धूप खटिया पर चढ़ने की कोशिश में थी। भाभी ने उसे उठाया भी नहीं था। नौकरी पेशा बेटे के प्रति इस तरह का लाड़ अक्सर जताया जाता है। वह काफी देर तक अलसाया सा लेटा रहा। भाभी ने बताया कि पतीले में पानी निकाल दिया है, चाहे तो नहा ले। उसने छुटके को कहा कि टामलोट में पानी भर दे, वह टट्टी जाएगा। बैड़ी से लौट कर आया तो उसने राख से हाथ धोए। भाभी से कहा,
बैग से उसके कपड़े निकाल दे, वह नहाएगा। नहाकर कपड़े बदले और वह निरुद्देश्य सा बाहर निकल पड़ा। मोहल्ले में सभी परिचितों के घर से मिलकर वापस लौटा तो 2 बज रहे थे। खाना खाकर वह केशव को आवाज देने दीवार के करीब चला आया। केशव नहीं मिला तो वह अकेला ही गांव से बाहर निकल आया। इतनी तेज दोपहरी में वह कहाँ जाएगा उसे खुद नहीं मालूम है। वह महुए के जंगल में निकल आया। यहाँ चारों तरफ छाया है। वह पेड़ से नीचे गिरे हुए पत्तों पर बैठ गया। एक अजीब सी थकान वह महसूस कर रहा है। बहुत ही परिचित सी मादक और मीठी खुशबू पेड़ों से उतर रही है। अध लेटा हुआ तो उसकी आंखें बंद हो गईं। काफी देर तक वह लेटा रहा, फिर उठा और थके कदमों से घर की ओर चल दिया। घर आकर फिर खटिया पर लेट गया। करवट लेकर भाभी से कहा कि चाय पिएगा। भाभी ने चाय बनाई तो उसने उठकर हाथ मुंह धोया और चाय पीने लगा। हालांकि सविता के जाने के बाद उसने सोचा था कि कल सविता के आमंत्रण में औपचारिक तसल्ली थी या चुनौती या फिर महज मजाक था, लेकिन वहां जाने की बेचैनी अब उसके भीतर इतनी ज्यादा है कि किसी भी आशंका और तर्क से उसे दबा नहीं सकता। शाम हो रही है, उसे रात की प्रतीक्षा है। पूरा गांव बामण दाजी के घर जीमने के लिए इकट्ठा हो रहा है। दोपहर से पंगतें जीम रही हैं। रात तक क्रम जारी रहेगा। वह खटिया पर फिर से लेट गया। उसने लाख सिर पटका, करवटें बदली, मिन्नतें की, लेकिन रात अपने समय पर ही आई। रात 11 बजे तक पंगतें खत्म हो गईं, लेकिन सविता के घर में जाग है। वह 12 बजे के बाद घर से निकला। अब गांव में सन्नाटा है। उसे खुद अपने घर से तो कोई दिक्कत नहीं है। वह पिछवाड़े का किवाड़ खोलकर बाहर आ गया। आज पता नहीं क्यों मन में आतुरता, उत्सुकता और रोमांच के साथ संशय भी है। बामन सैरी में पैर रखा तो दिल जोर से धड़कने लगा। किवाड़ की कुंडी भीतर से खुली है। उसने निःशब्द भीतर पैर रखा। अजीब सी सिहरन दौड़ी भीतर। अंधेरे में भी उसे मालूम है कि ऊपर जाने की सीढ़ियां किधर हैं। सविता ने कई बार घर का भूगोल बताया है। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा। सीढ़ियों पर झूठी पत्तलों का ढेर है। शायद बामण परिवार की औरतों की पंगत छत पर बैठी होगी। ऐसा आम होता है। फिर पत्तलें इकट्ठी करके इधर बाहर छत की आखिरी सीढ़ी पर डाल दी होंगी। वह कोने में खड़ी है, छत पर बनी छोटी सी लगभग 3 फीट ऊंची पैरापेट दीवार के पास। वह थोड़ा करीब गया तो हतप्रभ रह गया। वह लाल साड़ी पहने हुए है, माथे पर बिंदिया, पैरों में पाजेब, हाथों में ढेर सारी चूड़ियां। उसे लगा छत पर चांद की नहीं, उसी के सौंदर्य की चांदनी बिखरी है। आज उसके गोरे चेहरे पर एक मोहक और मादक गुलाबी आभा है। उसे लगा जैसे वह फिर महुए के जंगल में आ गया है। वह उस दीवार पर हाथ टेक कर जोर जोर से सांसें लेने लगा। छत पर चारों तरफ झूठन फैली है। जिस जगह वे लोग खड़े हैं अपेक्षाकृत कम है, लेकिन फिर भी चावल, दाल और मिठाई की झूठन फैली हुई है। सफाई तो सुबह ही होगी। सविता ने आगे बढ़कर उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया। वह पलटा तो उसका चेहरा उसके चेहरे के बेहद करीब हो गया। उसकी सांसें उसके चेहरे पर लपट सी टकरा रही हैं। बाहर दूर दूर तक रात की साएं साएं हैं। फिर उसे लगा रात की नहीं, शायद उसके भीतर की साएं साएं है जो खून में खलल पैदा होने से उठ रही है। छत के दाएं हिस्से में आंगन के पेड़ की छां है, जिससे अंधेरा नीला हो आया है। उसने एक लपक सी अनुभव की और सविता को अपनी गिरफ्त में ले लिया और धीरे धीरे छत पर गिरती पेड़ की छां में ले आया। छां के नीचे आते ही उसे लगा जैसे पूरे संसार को आंखों से ओझल कर लिया है। यह छां की वजह थी या फिर खुद सविता के व्यवहार की कि वह खुद को अधिक सुरक्षित और साहसी की तरह अनुभव करने लगा। वह तेजी से अपना दाहिना हाथ निकालकर उसके ब्लाउज के बटनों को खोलने को उद्यत हुआ तो हाथ साड़ी में उलझ गया। उसे यह सोचकर झुंझलाहट सी अनुभव हुई कि बाहर से लड़की की देह से सरल ढंग से लिपटी लगने वाली 2-4 मीटर की साड़ी दरअसल कितनी कितनी परतों और तहों में उलझी हुई रहती है। उसे यकायक सविता की देह को निरावृत करना मुश्किल लगा। पल भर के भीतर ही यह भी लगा कि उसमें सभ्य और सुंदर लड़कियों को साहस के साथ निरावृत करने की सूझबूझ नहीं है और सविता उसकी इस असफलता पर मन में उपहास कर रही होगी। रुको, सविता ने कहा तो वह डर सा गया, जैसे वह आग्रह नहीं आदेश हो। फिर हुआ यह कि सविता ने क्षण भर में बाएं हाथ से साड़ी का कोई सिरा और पल्लू कुछ ऐसी युक्ति से इधर उधर किया कि उसके ओरोज ठीक सामने आ गए। भीतर की धक धक अचानक दोगुनी हो गई। उंगलियों के पोरों तक में जैसे उसके भय की सूचना पहुंच रही है।
उसने मार्क किया कि उस नीले अंधेरे की चांदनी थोड़ा थोड़ा पारदर्शी बन रही है। उसी में उसने देखना चाहा कि सविता की आंखों में आमंत्रण की तीव्रता कहाँ तक है, पर वहां उसकी मुंदी पलकों के भीतर झांकने की कोई सहूलियत नहीं है, बल्कि उसी मुंदी आंखों का अर्थ था कि जैसे वह उसे परत दर परत निशंक होकर खोलने का मौका उपलब्ध करा रही है। उसने ब्लाउज के बटन खोलने की सोची, पर वहां बटन नहीं, कुछ और ही था जिसे खोलने में उसे दिक्कत आ रही थी। शायद उल्टी सुल्टी दिशा के हुक हैं जो भूल भुलैया का खेल रचकर उसमें पराजय की फीलिंग पैदा कर रहे हैं। अचानक उसके हाथों की व्यस्त उंगलियों को सविता की उंगलियों के गर्म पोरों ने टोका। अपने भीतर एक आभिजात्य स्त्री के रहस्य को न समझ पाने की अनघड़ता उसे चुभने लगी। क्षण भर बाद ही उसने पाया कि सविता ने जादू की तरह उसकी उंगलियों का उपयोग किया और अब पिस्सी गेहूं के आटे के पीड़ के रंग की त्वचा वाले वक्ष उसके सामने हैं, जिसके बीच भूरे अंधेरे के दो गोल धब्बे हैं। उसने जो ही अपना थरथराया हाथ वहां रखा, सविता का मुंह खुल गया, जैसे उसने बाहर रात की ठंडी हवा को भीतर लेना चाहा हो। आंखों पर ढकी पलकें आधी खुलाई हैं। उसने उसे खींचकर अपनी सुविधा के लिए थोड़ा तिरछा किया तो चेहरा पेड़ की छाह से बाहर निकलकर चांदनी में आ गया। वह चेहरे की तरफ देखता हुआ ठिठक सा गया। गोरे रंग के चेहरे को घने और काले बालों के औरा ने घेर कर उसे बहुत अलौकिक और अप्रतिम बना दिया है। त्वचा चांदनी सोख कर जैसे और गौरवर्णी हो गई हो। उसे लगा छत पर चांदनी से नहीं, जैसे सविता की देह से रोशनी फैली है, जैसे स्वप्न लोक का दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा हो। उसने सोचा, सचमुच ब्राह्मण त्वचा ही असली त्वचा है, अकल्पनीय, और यह अलौकिक परंपरा से रक्षित और वर्जित देह उसकी देह में पिघल रही है। उसे लगा वह एक पवित्रता को कुचलते हुए अपनी कई पीढ़ियों को पवित्र कर रहा है, सार रहा है। उसने एक बनैली लपक के साथ उसके होंठों पर अपने होंठ रख दिए। रखते ही नाभि के नीचे से गर्म पानी की एक लकीर बिजली किसी गति से कौंधती हुई पूरे शरीर में फैल गई। धीरे धीरे वह शरीर से उठकर होंठों में सिमट आई। वह सविता के होंठों को बेतरह चूमने लगा। चूमते हुए उसे लगा जैसे वह उसका चुंबन नहीं ले रहा है, बल्कि उसकी अभी तक की उम्र की पवित्रता को सोख कर अपने भीतर जमा कर रहा है। उसके सालों की भी नहीं, शताब्दियों से संचित पतिव्रता को, जो उसकी त्वचा के रेशे रेशे में जमा थी। वह और तेजी से होंठों का इस्तेमाल इस तरह कर रहा है, गालिबन उसकी देह ही नहीं, उसकी देह के नीचे, उसके घर और जमीन के नीचे पाताल तक पहुंची पवित्रता को उलीच कर अपने भीतर कर लेगा। इसी बीच अचानक उसे लगा कि वह भीतर से इतना अधिक भर आया है कि वह उलीचा हुआ अपनी तरलता के साथ बाहर उफनने वाला है। उसकी सांस फूल आई और वह सविता के बगल में लुढ़क आया। सविता ने बाएं हाथ से उसकी पीठ पर उंगलियों की भाषा में कुछ ऐसी इबारत लिखी जिसका अर्थ था कि उसमें अभी ऐसा कुछ है, अर्थात जो होंठों से उलीचने के लिए शेष और प्रतीक्षित है। फिर शाइस्तगी से सविता का हाथ उसकी पीठ से सरकते हुए देह के नीचे जाने लगा। वह तृप्ति के किनारे लेटा हुआ था और भीतर की वेगवती बाढ़ किनारों को छूकर मंथर हो गई थी। तभी अचानक जाने ऐसा क्या हुआ कि सविता ने अपनी देह की मुद्रा बदली और पिंडलियों से कुछ ऐसी हरकत की कि उसकी साड़ी का हिस्सा अलग हुआ और उसने पाया कि उसकी शेष देह बिल्कुल निर्वस्त्र है। बाद उसके गोरे और कोमल हाथ अचानक उसकी देह में सृष्टि के सुख का छोर तलाशते हुए उस ओर जाने लगे जहां से गर्म लहर उठने के बाद एक गुजर चुका सन्नाटा भर शेष था। फिर सविता के होंठ एक बेकली से जैसे उसके शरीर के चप्पे चप्पे की तफ्शीश कर रहे हों। उसने सविता के वक्ष से हाथ उठाकर कमर की तरफ नाभि से काफी नीचे रखा तो बिजली की गति से सविता ने उसके हाथ को झटक कर दूर कर दिया। उसके हाथ ऐसे झटकते ही यक बयक उसके तमाम रोओं की जड़ों को भीतर से एक दुत्कार सी मिली, जो बचपन की उस दुत्कार की तरह ही है जो उसने नदी में जवारे सराने जाने वाली लड़की के स्पर्श पर अनुभव की थी। उसे लगा जैसे सविता ने उसे उसकी ब्राह्मणी पवित्रता से धकेल कर बाहर कर दिया हो। वह समझ नहीं पा रहा है कि एकाएक सविता के भीतर क्या जाग गया था। जाने कैसा कैसा, तो भी भय भीतर घिरा और उसने पाया कि किनारों पर उफनती नदी एकाएक रेत की नदी सी हो गई है। बाहर छत की चांदनी फीकी पजमुर्दा सी लगने लगी थी। उसने आंखें मूंद ली, जैसे अब सविता की तरफ देखने का हौसला हाथ से फिसल गया है और उसके अभिजात्य ने बहुत चालाकी से कुचल दिया है। उसके भीतर एक हिकारत और गुस्सा एकत्र होने लगा। उसे लगा
उसके भीतर गुजर रहे इस अप्रत्याशित क्षणों को शायद सविता ने भांप लिया है और करवट बदलकर अब उसने पूरी देह को ढांप लिया है। उसकी देह पर झुकी सविता की आंखों में असीम अनुराग है, गोया वे आंखें पूछ रही हों कि अचानक तुम्हें क्या हो गया था। फिर सविता ने बहुत आहिस्ता से बगल से उसका हाथ खींचकर अपने वक्ष पर धर दिया। तब उसे लगा कि सविता की ब्राह्मणी पवित्रता ने नहीं बल्कि एक दग्ध और प्रतीक्षित कामिनी ने उसकी अनगढ़ दैहिक समझ को दुत्कारा था। सविता के होंठ उसके होंठ पर इस तरह और इतनी तत्परता से आ जुड़े जैसे वे उसके द्वारा पी गई पवित्रता को फिर से अपने अंदर सोखकर खाली कर देगा। लेकिन उसकी काया का करिश्मा ही कुछ अलग था कि उसमें सतह से ऊपर उठने का साहस भर आया। अब की बार जब सविता ने उसको अपनी ओर खींचा तो उसके होंठों को अपने होंठ के भीतर लेते हुए उसे ऐसी फीलिंग हुई जैसे वह किसी निषिद्ध की कठोर लक्ष्मण रेखाओं को तोड़कर उसके भीतर दाखिल हो गया हो। उसे सविता की देह में पुरानी परिचित ब्राह्मण गंध आने लगी जिसे वह पसीने की गंध से कुचलने की कोशिश कर रहा है। वह उसे आपाद मस्तक चूम रहा है और उसके थूक की झूठन सविता की समूची देह पर फैलने लगी है। बाद इसके उसके खून में एक तट को तोड़ती सी लहर उठती उसने अनुभव की। फिर तट टूटा और चट्टानें चटकी और जैसे गुनगुनी नदी का स्रोत फूट पड़ा हो। सविता की सांसों का अंधड़ उस नदी का अंधड़ बन गया। सविता के कपड़े अस्त व्यस्त हैं। छत पर बरसती चांदनी में खून से भीगी उसकी साड़ी का ढरका हुआ पल्ला उधड़ी हुई रक्त रंजित खाल की तरह फैला हुआ है। उसे पहली बार मूर्छित सी पड़ी सविता को देखकर एक तसल्ली हुई जैसे उसने ब्राह्मणी पवित्रता के कवच को उसकी देह से छीलकर हमेशा हमेशा के लिए अलग कर दिया हो। वह थके हुए कदमों से सीढ़ियों की ओर बढ़ गया। कुछ सीढ़ियां ही उतरा था कि सीढ़ियों पर रखी पत्तलों पर पैर फिसला। तमाम पत्तलों की झूठन में लिथड़ता फिसलता नीचे आंगन में जाकर गिरा। उसने खुद पर निगाह डाली। सारे कपड़े झूठन से तरबतर हैं। कमीज से दाल टपक कर फर्श पर गिर रही है। उसने अपनी कमीज उतार दी। उसका काला नंगा जिस्म आंगन में चांद की रोशनी में अंजन की काली लाट की तरह खड़ा है। सहसा दाएं किनारे का कमरा खुला और सविता का डिप्टी कलेक्टर भाई बाहर आया। पीछे के कमरे से सविता के पिता बामण दाजी की घबराई हुई आवाज आई, क्या हुआ, कौन है? तब तक उसने अपनी देह पर आ गिरी झूठी पत्तलों को उठाकर एक तरफ ढेर लगाना शुरू कर दिया। डिप्टी कलेक्टर ने एक नजर उसे देखा, फिर भीतर की ओर गर्दन घुमाकर जोर से कहा, कुछ नहीं, मंगत भंगई का छोरा है, जूठन उठाने आया है, आप सो जाइए। अरे तो उसे कहो सुबह आ जाए, जूठन किसी दूसरे को थोड़ी दे देंगे। बामण दाजी की आवाज एक अजीब सी लापरवाही में डूबती हुई मंद पड़ गई। उसे लगा जैसे उसने कमीज नहीं उतारी है। इस चांदनी भरे आंगन में उसकी खींची हुई खाल उसके हाथ में झूल रही है। पीड़ा के अतिरेक में उसने चीखना चाहा, लेकिन चीख नहीं निकली। मुंह खुला का खुला रह गया। तभी डिप्टी कलेक्टर भाई अपने नाइट गाउन की रस्सियां कसते हुए उसके करीब आया और आश्चर्य से देखने लगा और बोला, हंस क्यों रहा है? वह कुछ नहीं बोला। यह सुनकर वह झूठन से लथपथ पतलों को वहीं छोड़कर सीधा खड़ा हो गया और खुद एतमादी के साथ लंबे लंबे डग भरता हुआ उनके घर के अहाते से बाहर निकल गया। अब उसकी इच्छा खूब जोर से ठहाका लगाने की हुई। वह कहना चाहता था कि अब झूठन को लेने के लिए वह लौटेगा नहीं। बामण सेरी को पार करते हुए उसे लगा झूठी पत्तलें घर के आंगन में छूटी हुई हैं और झूठी देह छत पर। दूर निकल जाने के बाद उसने मुड़कर बामण दाजी के घर की ओर देखा। पज मुर्दा चांदनी में वह बेरौनक लग रहा है। छत के पीछे सिर झुकाए पेड़ खड़ा है जो अपनी छाहों को बढ़ाकर सविता की तरफ करने की कोशिश में लगा है। उसे तसल्ली हुई कि ठंडी चांदनी के बाद सिर्फ गूंगा पेड़ ही तो है जो गवाह बना रह सकता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मित्रों के साथ शेयर करें।